हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्ष गुप्ता एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कैरियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। हम लोग यहां पे पॉलिटी के पीवाईक्यूज को रन कर रहे हैं और अभी हम लोग आज का जो वीडियो है वो है 2016 के पॉलिटी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एंड टू बिगिन विद, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बात क्या करता है, ध्यान से पढ़िए आप कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। पहले तो ये पूछा गया है। दूसरा, अ बिल पेंडिंग, बिल के बारे में है, पेंडिंग इन दी लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन। क्लियर। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसके कीवर्ड्स को आप ऑलवेज हाईलाइट करते रहो। ओके, नेक्स्ट, अ बिल पेंडिंग इन दी राज्यसभा हैज नॉट बीन पास बाय दी लोकसभा shall not lapse with the dissolution of the Lok Sabha। क्लियर। सो देखने जाओ, यहां पे दो वर्ड है, डिसोल्यूशन एंड प्रोरोगेशन। सो इनका मतलब क्या है? सो अगर आप देखने जाओ तो जनरली यहां पे थ्री वर्ड्स आते हैं, की वर्ड्स। एक आता है एडजर्नमेंट ऑफ अ हाउस, दूसरा आता है प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस, और तीसरा आता है डिसोल्यूशन। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय एडजर्नमेंट? सो एडजर्नमेंट का मतलब पता है क्या? टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ अ सिटिंग। टेम्पररी सिटिंग ऑफ द हाउस मतलब क्या? कि सपोज अभी कोई विंटर सेशन चल रहा है, राइट। मतलब हम लोग कई बार सुनते हैं कि हाउस इज एडजर्न फॉर अ डे, या हाउस इज एडजर्न अप टू द लंच ब्रेक। इसका मतलब क्या है? या हाउस शैल बेसिकली विल मीट आफ्टर 2 आवर्स। तो इसका मतलब क्या होगा? एडजर्नमेंट मतलब कि अभी जो सेशन चल रहा है उसका मैं यहाँ पे टेम्पररी सस्पेंशन कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन। सपोज अभी कोई मतलब एमपीज ने कियोस क्रिएट कर दिया, या मतलब कोई बिल को लेके कोई विवाद हो गया हाउस के अंदर। ओके, या बहुत सारे एमपीज वेल के अंदर आ गए अपना प्रोटेस्ट करने के लिए। तो कई बार जो स्पीकर या चेयरमैन जो होता है वो यहाँ पे एडजर्न करता है हाउस को, मतलब टेम्पररी सस्पेंड करता है सिटिंग को। उसको हम क्या बोलेंगे? एडजर्नमेंट। प्रोरोगेशन का मतलब ये होगा सेशन को ही खत्म करना, एंड ऑफ सेशन। कि सपोज अभी ये विंटर सेशन यहाँ पे खत्म हुआ, तो अब हम लोग यहाँ पे हाउस को एडजर्न नहीं, प्रोरोग करते हैं कि मतलब अब विंटर सेशन यहाँ पे खत्म। एंड तीसरा आपका आता है डिसोल्यूशन, मतलब एंड ऑफ हाउस इटसेल्फ। एंड ऑफ हाउस मतलब क्या होगा यहाँ पे? कि अब यहाँ पे लाइफ ही खत्म हो जाती है। कि अब अगर मैं एक बार हाउस को डिसॉल्व कर देता हूँ तो अब मेरे को यहाँ पे इलेक्शन करवाना होगा, एंड बाद में जो नया हाउस इलेक्ट होके आएगा वही बाद में आगे की प्रोसीडिंग करेगा एंड वही सरकार चलाएगा। क्लियर। सो एडजर्नमेंट का मतलब क्या है? टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ अ सिटिंग, नॉट ऑफ अ सेशन। प्रोरोगेशन का मतलब क्या होगा? कि एंड ऑफ अ सेशन इटसेल्फ। एंड डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? एंड ऑफ दैट हाउस इटसेल्फ। क्लियर। सो देखो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है? प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। चलो देखते कि क्या है यहाँ पे। अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन, नहीं। अ बिल डज नॉट लैप्स ऑन इट्स प्रोरोगेशन, राइट, अगर वो लोकसभा में पेंडिंग है तो। दूसरा, अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास बाय द लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। अगर हाउस डिसॉल्व होता है तो सारे ही बिल लैप्स होंगे। और ओके सॉरी, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, यस। क्योंकि ये मतलब कहना कि नॉट पास्ड बाय द लोकसभा। क्लियर। एंड वो अभी पेंडिंग है इन द राज्यसभा में। सो अगर लोकसभा में पेंडिंग है, एंड मतलब देखने जाओ, सॉरी, सो अगर ये बिल राज्यसभा में पेंडिंग है एंड लोकसभा में पास नहीं हुआ है तो ये बिल लैप्स नहीं होगा। तो यस, ये स्टेटमेंट आपका सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा बी, टू ओनली। क्योंकि आप देखने जाओ ऐसा मतलब ये क्लॉज आपको दिया गया बुक्स के अंदर कि कौन कौन से इंस्टेंस में बिल लैप्स होता है, कौन कौन से इंस्टेंस में बिल लैप्स नहीं होता। फॉर इंस्टेंस, कि सपोज अगर कोई बिल है जिसको मतलब प्रेसिडेंट ने बोला है फॉर द जॉइंट सिटिंग, राइट, तो वो बिल लैप्स नहीं होगा। क्लियर। तो ऐसे मतलब बहुत सारे प्रोविजन है, तो आपको इसको यहाँ पे ध्यान रखना है कि व्हाट इन विच कंडीशंस बिल लैप्स होंगे एंड इन विच कंडीशन बिल लैप्स नहीं होंगे वो। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पर उन्होंने पूछा है रिगार्डिंग चीफ सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट। ओके, सो चीफ सेक्रेटरी मतलब ही इज द, कैन बोल सकते हो कि एक आईएएस ऑफिसर होगा जो कहना कि अपने रिटायरमेंट से पहले एक आईएएस ऑफिसर की जो पोस्ट आती है वो आती है ऑफ अ चीफ सेक्रेटरी इन एनी पर्टिकुलर पोजीशन। क्लियर? एंड देखने जाओ तो हमने ये चीज हमारे पीवाईक्यू में देखा था, एक क्वेश्चन रिगार्डिंग कैबिनेट सेक्रेटरी। ओके, तो जो एक पोजीशन कैबिनेट सेक्रेटरी की होती है एट द सेंट्रल लेवल, वही पोजीशन एक चीफ सेक्रेटरी की होती है एट द स्टेट लेवल, राइट? एंड इसको हम कह सकते हैं कि ही इज अ वेरी क्लोज पर्सन टू द गवर्नमेंट, राइट? एंड कहना के बोल सकते हो ही इज अ सेक्रेटरी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑल्सो इन द स्टेट। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। अ चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, अपॉइंटेड एंड बाय द गवर्नर। अगर मैंने कहा कि ही इज अ सेक्रेटरी टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑल्सो एंड वो गवर्नमेंट के मतलब बहुत ज्यादा क्लोज होगा, तो यस ही इज अपॉइंटेड बाय द सीएम, चीफ मिनिस्टर, नॉट बाय द गवर्नर। क्लियर? दूसरी चीज, द चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट हैज अ फिक्स्ड टेन्योर। नहीं, इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। एंड याद रखना कि एज पर एआरसी रिपोर्ट, एआरसी कमीशन, राइट, 1989 रिपोर्ट, इन्होंने ये बोला था कि हमको जनरली एक चीफ सेक्रेटरी का जो टेन्योर है वो 3 से 4 साल तक के लिए फिक्स करना चाहिए, राइट? टेन्योर फिक्स करना चाहिए। बट अभी एज ऑफ नाउ ऐसा एक भी प्रोविजन नहीं है कि मतलब वो 2 साल या 3 साल या 5 साल मिनिमम रहेंगे। मतलब वो गवर्नमेंट के ऊपर है कि कब तक किस पर्सन को मेरे को एज ए चीफ सेक्रेटरी रखना है एंड कब निकालना है। क्लियर? सो यहाँ पर देखने जाओ, इसको अपॉइंट भी करते हैं सीएम, इसका कोई टेन्योर फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? करेक्ट। तो आंसर क्या आएगा? डी, नाइदर 1 एंड 2। एंड देखने जाओ फिर से यहाँ पे थीम रिपीट हुई ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी, ओके, ऑफ 2014 पेपर। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विथ रेफरेंस टू द ग्राम न्यायालय एक्ट, ये एक्ट कब आया था? 2008। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? ओके, एज पर द एक्ट ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केसेस एंड नॉट क्रिमिनल केसेस। अब देखने जब ग्राम न्यायालय एक्ट है क्या, ग्राम न्यायालय एक्ट जो है वो विलेज लेवल पे जुडिशरी का एक बोल सकते हो कि एक होल्ड रखने के लिए एक प्रावधान है, जहां पे मतलब देखने जाओ तो यहाँ पे होगा एक न्याय अधिकारी और उनका पावर सेम होगा एज अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ओनली। ओके, मतलब ये बोल सकते हो कि एक गांव लेवल पे मैंने एक कोर्ट बनाया, ओके, और एक ग्राम न्यायालय जो है वो सिविल केस और क्रिमिनल केस दोनों ही हियर कर सकते हैं, मतलब वो दोनों की सुनवाई करेंगे। समझ आया? तो देखने जाओ तो पहला क्या है कि कैन हियर ओनली सिविल केस एंड नॉट क्रिमिनल केस, फॉल्स। ओके, द एक्ट अलाउज लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज मीडिएटर्स और रिकंसिलिएटर्स। यस, ये स्टेटमेंट आपका आंसर सही है। तो यहाँ पे आएगा बी, क्योंकि आप देखने जाओ तो ये जो ग्राम न्यायालय एक्ट जो मतलब पैनल जो बैठती है, सो अपार्ट फ्रॉम मतलब बोल सकते हो कि न्याय अधिकारी, यहाँ पे एक सोशल वर्कर भी होता है या गांव के कुछ लोग भी होंगे या मतलब कोई एक एजुकेटेड पर्सन भी यहाँ पे बैठ सकता है उस पैनल में, जिसको वहाँ के लोकल एरियाज के बारे में पता हो। और याद रखना कि वो यहाँ पे जो भी फैसला सुनाएंगे वो फैसला दैट विल बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ कोर्ट। क्लियर? तो यहाँ पे आपका आंसर बहुत सिंपल है, इट्स 2 ओनली। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया can acquire the power to legislate on any item in the state list in the national interest if the resolution is passed by। याद रखो कि कहीं ना कहीं 3 टाइप की लिस्ट आती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, एंड कॉन्करेंट लिस्ट पे यहाँ पे सेंटर एंड स्टेट दोनों लेजिस्लेट कर सकते हैं। ओके, अब अगर लेकिन पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट के ऊपर कोई भी लॉ बनाना होगा तो उसके लिए प्रोविजन क्या है? राइट, क्योंकि आप देखने जाओ इंडिया के अंदर वी हैव अ यूनिटरी सेटअप। यूनिटरी सेटअप मतलब क्या
कि सेंटर इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू दी स्टेट। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाना हो तो उसके मतलब दो वे हो सकते हैं। एक, अगर नेशनल इमरजेंसी इंपोज है उस स्टेट के अंदर तो, या फिर राज्यसभा जो है, याद रखना राज्यसभा अपर हाउस, अगर वो एक रेजोल्यूशन लेके आती है कि आप हमारे मतलब ये स्टेट के ऊपर ये चीज के ऊपर आप लॉ बनाइए, पार्लियामेंट को अधिकार दे रही है, तो ये जो रेजोल्यूशन है वो याद रखना कि एक सबसे पहला कि राज्यसभा लेके आएगी रेजोल्यूशन, और ये रेजोल्यूशन को आपको मेजॉरिटी ऑफ 2/3 वोट्स ऑफ पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 मेजोरिटी ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसका मतलब क्या होता है? इसको आप ऐसे समझो कि सपोज अगर किसी दिन राज्यसभा में आप देखने जाओ तो देखो राज्यसभा की स्ट्रेंथ कितनी है, 250 लोगों की। क्लियर? अब ये 250 में से अज्यूम करो कि इसका मतलब क्या होगा कि 250 की स्ट्रेंथ है। क्लियर? अब जिस दिन ये बिल लेके आए उस दिन 50 लोग एब्सेंट थे। क्लियर? तो अब कितना बचा? 200 लोग। सो 200 लोग आए थे उस दिन। अब 200 में से 20 लोगों ने वोट नहीं किया। तो यहां पे वोट कितने लोगों ने किया? 180। सो मेरे को 180 का चाहिए 2/3। कितना होगा ये? सो देखने जाओ आप, ये होगा 120। सो इसका चाहिए मेजोरिटी। सो मेजोरिटी ऑफ द 2/3 वोट्स, तो 2/3 इसका मेजोरिटी क्या होता है? 121। सो मेरे को अगर 121 वोट्स मिलेंगे तभी मतलब मैं इसके ऊपर बिल लेजिस्लेशन कर सकता हूं। क्लियर? तो यहां पे ये चीज आती है। क्लियर चीज? क्लियर फ्रेंड्स? सो देखने जाओ तो दिस इज अ प्रोविजन ऑन हाउ सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन दी स्टेट लिस्ट। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? लोकसभा बाय सिंपल मेजोरिटी, नहीं। लोकसभा तो आता ही नहीं, हमको क्या देखना? राज्यसभा। राज्यसभा है सिंपल मेजोरिटी है, नहीं। राज्यसभा बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 वोट्स ऑफ इट्स मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यस। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स? डी। क्लियर? ओके, तो ये चीज याद रखना। तो पहला रूल तो ये है, या फिर दूसरा क्या आएगा? अगर उस स्टेट के अंदर नेशनल इमरजेंसी इंपोज अंडर आर्टिकल 352। तो राइट, सो यही दो वे है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन दी स्टेट लिस्ट। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द मिनिमम एज prescribed for any person to be a member of a पंचायत is 25 years। अब अगर देखने जाओ पंचायत के बारे में तो यहाँ पे आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1992, जो बात करता है रिगार्डिंग पंचायत, एंड इसके रिगार्डिंग आपका देखने जाओ तो 11th शेड्यूल भी अंदर मेंशन्ड है, राइट, विच टॉक्स अबाउट दी पंचायत। अब ये इसके अंदर वो ये कहता है कि मिनिमम एज टू कंटेस्ट अ पंचायत इलेक्शन इज 21 ईयर्स एंड इट्स नॉट 25 ईयर्स। क्लियर? तो स्टेटमेंट 1 तो यहां पे गलत ही हो जाएगा। दूसरा, अ पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड, देखो यहां पे वर्ड क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूटेड। आफ्टर द प्री मैच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमेनिंग पीरियड। देखो, और ये चीज यहां पे ये कहता है, देखो पंचायत का टर्म जो होता है, टर्म दैट इज ऑफ 5 ईयर्स। अब अज्यूम करो कि ये जो मतलब टर्म है पंचायत का, सपोज अभी कोई नई पंचायत बनी, इलेक्शंस हुए, सरपंच वरपंच आ गए, अब यहाँ पे क्या होगा कि वो पंचायत ने 2 साल तक अच्छे से मतलब रूल किया, गवर्नेंस किया, एंड उसके बाद वो डिसॉल्व हो गई, राइट, वो खारिज हो गई वो पंचायत। तो अब क्या होगा कि अब मेरे को इलेक्शन करवाने होंगे फिर से, राइट। तो अब जो नई पंचायत आएगी इलेक्शंस होने के बाद, ओके, तो वो अब फिर से नेक्स्ट 5 ईयर्स नहीं, क्यों? अब वो जो रिमेनिंग टर्म है, तो मतलब अगर 5 साल का टर्म था, 2 साल पहली पंचायत ने किया, तो अब जो नई पंचायत आई वो सिर्फ और सिर्फ बाकी के जो 3 साल बचे हैं तब तक के लिए ही वो यहाँ पे अपना कार्यरत रहेगी।
समझ आया? तब तक ही वो अपने यहाँ पे गवर्नेंस करेगी। तो यस, ये स्टेटमेंट सही है। पूछा क्या गया है? करेक्ट। तो आंसर इज बी, 2 ओनली। क्लियर? सो देखने जाओ तो ये है कहना कि इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? और ये बहुत एक बुक का कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए, ओके फ्रेंड्स, सो ये थे हमारे 2016 के पॉलिटी के क्वेश्चंस। एंड आपने अगर मेरा फर्स्ट वीडियो देखा हो तो आप देख सकते हो कि अभी तक के पिछले 10 साल में सबसे कम क्वेश्चंस जो है वो 2016 में पूछे गए थे, एंड 2016 में सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन ही थे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, एंड फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।